हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है रियल नंबर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो इसको शुरू करने से पहले आप सभी को ये तो पता ही होगा कि सीबीएसई ने इस सेशन के लिए अपना सिलेबस रिवाइज किया है, नया सिलेबस आया है। उसके अकॉर्डिंग कुछ पार्ट जो है हर एक चैप्टर में से भी बोल सकता हूँ मैं, या कुछ सिलेबस को डिलीट कर दिया गया है। तो इस चैप्टर में से भी कुछ हिस्सा डिलीट हुआ है। जैसे इस चैप्टर में पहले हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते थे, लेकिन इस साल वो सिलेबस में से हटा दी गई है। तो इस साल जो हमें सिलेबस में पढ़ना है वो हमें पढ़ना है एचसीएफ नंबर्स के एचसीएफ एलसीएम के बारे में पढ़ना है और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। तो आइए पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं, जो हम 9th क्लास में भी चीज पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और कौन कौन से नंबर रियल नंबर होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को थोड़ा बेसिक से। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या है। रैशनल और इरैशनल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। मतलब कि रैशनल क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, इरैशनल को अपरिमेय संख्या। अब रैशनल बोलते क्या है, रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसमें P और Q क्या है? तो इसमें P एंड Q आर इंटीजर्स। तो P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। मतलब कि ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल क्या क्या होंगे इसे, जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे 2/3 ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, 4/7 ये भी हमारा रैशनल नंबर है। माइनस के नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, जैसे कि -1/2 हो गया, -3/5 हो गया। अच्छा, जो नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं है, जैसे कि 0 में लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं 1, तो ये भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। क्योंकि जिस नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसमें हम डिनोमिनेटर में क्या मानते हैं? 1 होता है। इसका मतलब ये P/Q की फॉर्म बेसिकली कुछ नहीं है, ये होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जो हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वही होता है। मतलब P/Q की फॉर्म क्या होती है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन होता है बेसिकली वैसे ही होती है। ठीक है, तो 0 को भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि 0 के अपॉन में 1 लिख सकता हूं। 0/1 तो क्या होगा? रैशनल नंबर की P/Q फॉर्म बन गई। अच्छा, 1 के नीचे भी 1 होता है। अगर कोई भी नंबर होता है, जैसे कोई भी इंटीजर, जैसे मान लो मैंने -2 लिख दिया, तो उसके नीचे भी 1 होता है। ये तो इसका मतलब जो भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर होते हैं। जो हमारे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, वो भी हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ये चीज हम 9th क्लास में बेसिक्स पढ़ चुके हैं। अब बात आती है इसके रिप्रेजेंटेशन डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। डेसिमल में कैसा होता है? जैसे हम पहले भी पढ़ा है हमने, जैसे कोई नंबर, जो नंबर हमारे खत्म हो जाते हैं इन द सेंस जो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे कि मैंने लिख दिया 0.125 ये खत्म हो गया, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो जो भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, मतलब कि वे डेसिमल नंबर्स जो खत्म हो जाते हैं, वो भी क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कौन से आते हैं? जैसे मैं 0.3333 अगर मैं ले लूं, जो ये चलता जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूं 0/3 को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 0/3 पे बार। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों बार किस लिए लगाते हैं? जो नंबर बार बार रिपीट होता रहता है, या जो नंबर रिकरिंग है, ठीक है, जो नंबर क्या चलता जा रहा है, एक तरीके से ये क्या है? आवृत्ति बन रही है। ठीक है, तो वो नंबर भी हमारे किसमें आते हैं? रैशनल नंबर में आते हैं। अब बात आती है इरैशनल नंबर की, कि इरैशनल नंबर क्या होते हैं? तो इरैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि इरैशनल नंबर कौन से नंबर हो गए? जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो फिर कौन से नंबर होंगे? जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया कि √2। अच्छा, रूट वाले नंबर ये क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि रूट वाले जो नंबर्स होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जो पूर्ण वर्ग नहीं होते, वो नंबर हमारे सारे इरैशनल नंबर होते हैं। जैसे √2 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो वो क्या इरैशनल है। अगर मैं ले लेता हूं √3 जो है वो क्या इरैशनल है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, फिर परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स क्या होंगे? ठीक है, तो
तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर होते हैं वो किस में आ जाते हैं, रेशनल में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो अगर मैंने लिया √9, तो √9 की वैल्यू क्या है, 3। भाई 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो इसका मतलब 3 क्या है, एक रेशनल नंबर, क्योंकि 3 क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, मैं इंटीजर भी बोल सकता हूँ, ये होल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो इररेशनल में भी होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ √5 हो गया। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे इररेशनल नंबर्स हैं। तो ये सारे नंबर इररेशनल होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें डेसिमल वाले नंबर्स जो टर्मिनेटिंग है, मतलब जो नंबर खत्म हो जाते हैं, या उसके बाद जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, जो नंबर खत्म नहीं होते लेकिन सेम नंबर रिपीट हो रहा है, वो सारे किस में आते हैं। तो इररेशनल में डेसिमल वाले कौन से नंबर आते हैं, ठीक है, तो इररेशनल में डेसिमल वाले वो नंबर्स आते हैं जो नंबर हमारे ना तो खत्म होते हैं और ना रिपीट होते हैं। ठीक है, ना तो खत्म होते हैं ना रिपीट होते हैं, जैसे 0.2435 ये चलता है, जैसे 0.020000002 ये भी चलता रहेगा। तो ऐसे नंबर जो हमारे ना तो खत्म होते हैं ना रिपीट होते हैं, वो रेशनल इररेशनल नंबर होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये तो चैप्टर का कुछ बेसिक, एक बार आप जल्दी से इसको बता लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं मेन हमारे एचसीएफ एलसीएम पे। तो स्टूडेंट्स, एचसीएफ एलसीएम को पढ़ने से पहले एक बार हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या होती है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो ये होती क्या है, इसका मतलब क्या है कि प्रमेय जो है, थ्योरम जो है क्या। ठीक है, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर्स में या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, कि अगर हिंदी में बताऊं तो हिंदी में इसका मतलब क्या है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तो नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। क्या होता है, अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स और प्राइम नंबर। ठीक है, हिंदी में क्या होगा कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझते हैं कि इस चीज का मतलब क्या। ठीक है, कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है, उनके प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसका मतलब क्या। तो जैसे कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर होते क्या है, वे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर, अगर मैं सिंपल समझूं तो क्या होता है, वे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने ले लिया 4, मैंने 6, 8, 9, ठीक है, एंड सो ऑन, ये सारे के सारे भाई क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो चलते रहते हैं ये होते हैं मेरे पास कंपोजिट नंबर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, अब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कैसे लिख सकते हैं, तो उस चीज को समझिए। जैसे 4 मैंने लिखा, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 2, और 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में जब एक्सप्रेस किया जाता है तो वही होती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, जैसे अगर मैं 6 को लिखना चाहता हूँ मैं क्या लिखूंगा, 2 into 3। अगर मैं 8 को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 2 into 2 into 2। ठीक है, इसमें 4 नहीं लेके आना। ठीक है, क्योंकि 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, और इसको अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने कंपोजिट लिख दिया, मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फैक्टर्स उसको बनाने से प्राइम फैक्टर बनाने हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2 into 4 तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप। ठीक है, ठीक, तो अब इसी का यूज करके इसी प्राइम फैक्टर्स का यूज करके हम एचसीएफ और एलसीएम को निकालते हैं। ठीक है, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
क्योंकि अगर मुझे कोई नंबर दे रखा है, अगर मुझे कोई कंपोजिट नंबर दे रखा है और उसके मुझे क्या करना है, उसका मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो पहले मैं उसको प्राइम फैक्टर्स में तो निकालूंगा, उसके प्राइम फैक्टर तो निकलेंगे तभी एचसीएफ एलसीएम निकलता है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके फैक्टर ऑफ प्राइम्स में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट था कि एचसीएफ एलसीएम से पहले बार मैं थोड़ा सा ये बता दूं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, आर्गुमेंट में है, वो क्या है। तो जल्दी से बस को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर हम एचसीएफ एलसीएम शुरू करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, एक्सप्रेस नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कि किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के नंबर में हमें एक्सप्रेस करना है। मतलब क्या है, हिंदी में क्या क्वेश्चन होगा ये, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, कि इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालने हैं, जैसे हमें दो नंबर दे रखे हैं 140 और 196। जब भी कभी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हमने छोटी क्लासों में भी ये किए हुए हैं, जैसे हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, जैसे 140 और 196 का अगर मैं एचसीएफ एलसीएम कहूं तो आप काफी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो हमको कैसे निकालना है, आप ये चीज समझिए कि 140 के फैक्टर्स और 196 के फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। तो सिंपली हम 140 से शुरू करते हैं। तो देखिए 140 हमें पता है, सबसे पहले हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा 70। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा 35 पे जाएगा। अब किससे डिवाइड होगा, अब ये 5 से डिवाइड होगा, कितने पे 7 पे जाएगा। फिर 7 से करेंगे तो 1 आ गया। इसका मतलब 140 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, जो अभाज्य गुणनखंड है, वो क्या है 2 into 5 into 7। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 क्यों आई है, क्योंकि 2 बार आया है ना हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 5 की पावर 1 into 7 की पावर 1। ठीक है, अब बारी आती है 196। ठीक है, 196 को अगर मुझे इसके फैक्टर्स निकालना है, सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, कितने 9 जा 18, फिर कितना बचेगा 1 और 2 16। फिर से इसको 2 से करेंगे 249, फिर 7 से होगा 7 और ये आ गया 1। तो अगर मैं बात करूं 196 के प्राइम फैक्टर्स के, तो क्या होगा 2 into 2 into 7 into 7। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 into 7 की पावर 2। इसको पावर 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 क्यों आई, क्योंकि देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 7 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 की पावर भी 2 होगी और 7 की पावर भी 2। ठीक है, तो इसके अलावा अब कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लूं तो एक क्वेश्चन हमारा क्या ले सकते हैं, जैसे 3825, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया 3825, अगर इसके मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स जब हम निकालते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 5 से डिवाइड होगा कि नहीं। बेसिक हमें पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर किसी नंबर से कैसे डिवाइड होगा। ठीक है, तो इनको करने से पहले अब ये देखिए कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। अच्छा, 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं, 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, जिसके पीछे क्या हो, 2 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिसके पीछे 2 4 6 8 10 12 सॉरी जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होता है। मतलब कि उसके पीछे क्या हो, इवन नंबर से वही नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो पीछे 0 इवन नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी जिस नंबर के पीछे 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 में हमें कैसे चेक करना है, जल्दी से अगर मैं कहूं कि बिना डिवाइड किए हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे, उस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर के डिजिट को ऐड करेंगे। जैसे मेरे पास क्या है 3825, अगर मैं सारे नंबर्स को ऐड करूं 3 और 8 11 और 13 और 5 18, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट क्या है 18 है और 18 3 की टेबल में आता है।
जिसकी सम ऑफ डिजिट अगर 3 के टेबल में आ रही हो या उसकी सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड करें तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करवा दूं 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा 6, 8 में से 2 जाएगा 8 में से 7 जाएगा 2 बचेगा और 7 और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 5, 1 2 7 5 आ जाएगा। अब मैं इसको फिर से चेक कर दूं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने देखा 7 और 2 9 और 1 10 5 15, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 12 कितने पे जाएगा 4 पे, फिर 3 2 जा 6, 1 बचेगा 3 5 जा 15। अब 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 5 11, ठीक है 11 तो 3 टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब इसको किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितने पे जाएगा, अब ये आ जाएगा हमारे पास 5 से अगर मैं डिवाइड करूं 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जाएगा हमारा 5 8 जा 40, ठीक है 5 8 जा 40 हो बचेगा 5 5 जा 25, इसको फिर से 5 से करेंगे कितने पे जाएगा 17 पे 17 इस होगा सिर्फ 17 से ही होगा। अगर मैं कहूं कि 3825 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है 3 into 3 into 5 into 5 into 7, ये इसके क्या हो गए अभाज्य पूर्णखंड हो गए, ठीक है ये सारे निकल गए अभाज्य पूर्णखंड। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। तो अब हमने सीखा कि किसी भी नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कि किसी भी संख्या को अभाज्य पूर्णखंड के रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार इसको उतार लीजिए फिर हम आगे शुरू। तो स्टूडेंट्स अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। कि इसका मतलब क्या है कि पहले तो हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद हमें एक रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, और वो क्या है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। मतलब कि एलसीएम और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब ये तरीके से हमारा फॉर्मूला है जिसको आगे वाले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखते हैं इसका एलसीएम और एलसीएम हमें निकालना है, उसके बाद हमें इसको वेरीफाई करना है। तो आइए शुरू करिए 26। अब हमें अब 10th क्लास के हिसाब से हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे फिर एलसीएम निकालेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो उसके मुकाबले हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 26 हमें पता है क्या होता है 30 2 जा 26, हमें 91 का भी पता है 91 क्या आता है 37 जा 91। अब ये तो एक आसान नंबर से मुझे आसानी से पता चल गया कि 26 क्या 32 जा 26 37 जा 91। अब अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ किसमें से निकलता है, प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन में से निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में से निकलता है। तो यहां पर ये प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है हमारे पास, इन दोनों में जो कॉमन होगा 30 और 30, तो एचसीएफ क्या होगा 30। अगर बात करें एलसीएम की तो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों में से जो हमारा कॉमन आया है उसमें से मुझे सिर्फ एक बार लेना है, मतलब 13 हमारा कॉमन आया तो उसको मुझे एक बार लेना है, बचता गया 2 और 7 को मल्टीप्लाई में 2 और 7 हो जाएगा, मतलब कि जो कॉमन है उसको एक बार लेना है, बाकी क्या नंबर होगा 2 और 7 को भी मल्टीप्लाई में लेना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 32 जा 26, 26 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा 42 4 यानी तो 182 हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, मतलब मैंने एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल लिया है हमने। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू 182 की मल्टीप्लाई करते हैं यानी से 30 से। तो ये देखिए 182 की मल्टीप्लाई 30 से करने 32 जा 26 तो कैसे जाएगा 38 जा 104 और 2 6 और ये कितना 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2366 2366, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 26 की मल्टीप्लाई करते हैं 91 से। 26 और 91 थोड़े से बड़े नंबर्स हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि बड़े नंबर्स की जो कैलकुलेशन है उसको किस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा इजी तरीका आपको बता देता हूँ। जब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है तो इस 26 को मान लीजिए 26 और 91 की मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो इसको ले लीजिए 20 + 6, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हम याद नहीं रख सकते कैलकुलेशन, ठीक है। तो एक बेसिक तरीका क्या है 20 + 6 ले लीजिए, 91 की मल्टीप्लाई पहले 20 से कर लीजिए फिर 6 से कर लीजिए,
जब इसको मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 0 2 और 1820 आएगा। 6 और मल्टीप्लाई कीजिए 9 20 तो 6 और 54, जब इनको ऐड करेंगे तो 6 6 3 और 2, तो देखिए 2 3 6 6 हमारा इसका भी मल्टीप्लिकेशन आया, किसका, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर का। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि एलसीएम टू एचसीएफ क्या है 2366, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर भी क्या है 2266 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है 510 into 92। तो 510 के फैक्टर्स में क्या कर सकता हूं, अब ये थोड़े बड़े नंबर्स है, लेकिन बड़े नंबर में देखिए 510 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 70 3 51, ठीक है, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 into 5, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब 92 को कैसे निकाल सकते हैं, 92 होता है 23 into 4, लेकिन 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, इसके पास क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, यहां पर 4 नहीं आएगा, 4 को हम लेते हैं 2 into 2, तो यहां पर मैंने देखा कॉमन क्या आया 2 into 2 और 2 कॉमन आया, तो एलसीएम सीधे से होगा 2 हो गया। और इसमें एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो कॉमन आया है उसको एक बार लेना है, बाकी जो कॉमन नहीं है वो सभी को लेना है, मतलब 17 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 23 भी आएगा और 2 भी आएगा। ठीक है, काफी लंबी मल्टीप्लिकेशन होगी, लेकिन इसको हम करते हैं, मुझे पता है 17 3 जा 51 हो गया, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 into 23 रहेगा नीचे हमारा। तो जब 51 की मल्टीप्लाई 20 से की जाएगी, तो जब इसकी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 1020 आ जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई 23 से 1020 की मल्टीप्लाई जब 23 से करेंगे तो पीछे 0, ये कितना आ जाएगा 46 और ये कितना आ जाएगा 23, तो 23,460 हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, तो एलसीएम हमारा हो गया 23,460। अब हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो एलसीएम इनटू एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा 2 into 23,460, जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 2 9 6 और 46,920। अब मैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं। फर्स्ट नंबर क्या है 510, उसकी मल्टीप्लाई करनी है 92 से। अब एक चीज देखिए, मुझे 510 की मल्टीप्लाई 92 से करनी, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, फिर से हम वही तरीका अपनाते हैं, क्या कि 510 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 92 से, तो 92 क्या मान लीजिए 90 प्लस 2, जब 90 से इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा नीचे 2 0, ठीक है, 9 और 45, जब 2 से इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी तो 0 2 और 10, मतलब इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा, टोटल हमारे पास ये आ जाएगा 0 2 9 6 और 4 की 46,920, तो हमारा एलसीएम इनटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर आया है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम अगली क्लास में करेंगे। ये जो क्वेश्चन हमने किए ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पूरी वीडियो को देख के अच्छे से समझना। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो